लास्ट के 15 डेज में मॉक टेस्ट देना एंड उसको एनालाइज करना ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो एग्जाम आप देने जाने वाले हो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि उसको सॉल्व करने की जो स्किल्स होती हैं, जो पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स होती है, उन पे आपको काम कैसे करना है। एंड मॉक टेस्ट इसी में आपकी हेल्प करता है। एंड एनालिसिस आपको ये बताता है कि कौन सी गलतियां हैं जो आप बार बार कर रहे हो, जिनको आपको ठीक करना है। तो इसीलिए आज अपने ये डिस्कस करेंगे कि कैसे मॉक को एनालाइज करते हैं, क्योंकि पता है लेस देन 100 आने का जो मेजर रीज़न होता है ना, वो यही होता है कि आपको अपना मॉक एनालाइज करना नहीं आता है। तो मैं मेरे टाइम पे प्रॉपरली एक एनालिसिस शीट यूज़ करती थी अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करने के लिए, अपनी गलतियों को पकड़ने के लिए। तो हम उसी को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे आप उसको अच्छे से यूज़ करके अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। तो अभी करते हैं शुरू, लेट्स स्टार्ट। तो ये वो शीट होती थी मेरे पास जिसको मैं यूज़ करती थी। तो ये खाली शीट है, तो मैं इसी की कॉपीज रखती थी अपने पास। तो जैसे ही मैं टेस्ट देती थी उसके बाद मैं इसको फिल करती थी एनालाइज करके। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आपके पास ऊपर डेट होगी, मार्क्स ऑब्टेन्ड होंगे जो आप फिल करोगे। उसके बाद 3 सेक्शंस है, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, ठीक है। तो इसमें पहले मार्क्स फिल करोगे, फिर उसके बाद ये फिल करोगे, क्योंकि जहां भी आप टेस्ट देते हो ना उसके बाद जो आपका रिजल्ट आता है वहां प्रॉपर बताया होता है कि इतने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं, इतने आपके इनकरेक्ट हैं। उसमें एक्यूरेसी भी लिखी होती है, तो आप इसमें एक्यूरेसी वाला पार्ट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें करेक्ट, इनकरेक्ट एंड अनअटेम्प्टेड, तो ये सारी चीजें डाटा फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पे 25 क्वेश्चन का ये रोज बनी हुई है जिसमें आप प्रॉपरली फिल करोगे कि कौन सा क्वेश्चन आपका करेक्ट है, कौन सा क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट है। तो मैं क्या करती थी, अगर मेरा पहला क्वेश्चन करेक्ट है तो मैं सी लिख देती थी, ठीक है। उसमें भी मैं ये करती थी कि मैं लिखती थी कि अगर तो वो जितना टाइम लेना था उसको, जो मेरे को चीजें याद होनी चाहिए थी, सब कुछ सही था, तो कोई चीज मैं उसमें नहीं लिखती थी। बट अगर मेरा क्वेश्चन सही है लेकिन उसने टाइम ज्यादा ले लिया जो वो नहीं डिजर्व करता था, तो वो मैं यहाँ मेंशन करती थी कि उसने टाइम ज्यादा लिया, ताकि मुझे याद रहे कि ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मुझे ज्यादा टाइम नहीं देना, बट फास्ट सॉल्व कर सकते हो ऐसे। एंड देन अगर मेरा सेकंड क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो मैं आईसी लिखती थी। उसके बाद उसका रीजन लिखती थी कि क्या रीजन था कि मुझे मेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर गलत है। तो मे बी वो रीजन हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक थी, तो मैं लिख देती थी कि कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ठीक है। अगर रीडिंग एरर था तो मैं रीडिंग एरर लिखती थी। ऐसे करके मैं सारी मिस्टेक्स को इनकरेक्ट के लिए लिखती थी। देन थर्ड टाइप जो क्वेश्चन होंगे आपके अनअटेम्प्टेड वाले होंगे, तो मैं अनअटेम्प्टेड के लिए लिखती थी यूए, और उसमें भी रीजन लिखती थी। अब रीजन उसके दो हो सकते हैं, एक तो ये कि या तो आपने वो चैप्टर स्किप किया हुआ है, आप उसको मेंस के लिए नहीं करके जा रहे हो, तो उसका कोई है नहीं कि आप उसका मेंशन करो, नहीं करना है। अगर ऐसा कोई रीजन है कि वो क्वेश्चन आपसे हो सकता था बट वो एंड टू एंड सॉल्व नहीं हुआ, या उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपने सॉल्व किया उसको लेकिन आप कंफ्यूज थे, आपको डाउट था कि नेगेटिव ना हो जाए इसलिए आपने अटेम्प्ट नहीं किया, या आप में एक इनर्शिया था कि आपने उसको स्टार्ट ही नहीं किया। तो ये जो चीजें होती है ना वो यहाँ मेंशन करनी है, क्योंकि मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी कि मेरा मन नहीं कर रहा होता था तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं करती थी। और खासकर मैथ्स में ये होता है क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन लेंदी आते हैं, तो एक इनर्शिया होता है और वो पेशेंस नहीं होता है, इसलिए हम स्टार्ट ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो सारी चीजें मैं यहाँ डिटेल में फिल करती थी। तो ये जो खाली शीट है इसका डॉक्यूमेंट का लिंक जो है वो आपको मिल रहा होगा टेलीग्राम में, जो आप यूज कर सकते हो अच्छे से, और इसको फिल करना है। तो ये सारी चीजें मैं डिटेल में फिल कर देती थी। एंड उसके बाद यहाँ लास्ट में क्या करती थी, जैसे वो तो डिटेल वाली चीजें हो गई कि मैं डिटेल में लिख रही हूँ कि क्या क्या मेरी गलतियां हैं, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज कर रही हूँ, वो चीज। उसके बाद होता है कि समरी क्या थी मेरे मॉक टेस्ट की, मतलब मैंने पूरा मॉक दिया, उसको अच्छे से एनालाइज किया। अब मेरी जो मेजर गलतियां थी जिसकी वजह से मेरा जो मार्क्स है वो डिप कर रहे हैं, तो वो मैं यहाँ लिखती थी कि मे भी हो सकता है कि आज मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा हुई हो, मे भी हो सकता है मैंने आज गेस वर्क ज्यादा किया हो, तो मैं मेंशन कर देती कि मैंने आज गेस वर्क ज्यादा किया है। या मैं यहाँ ये भी लिख देती थी कि मेरी रिवीजन सही नहीं है, मैंने चैप्टर्स रिवाइज अच्छे से नहीं किए हैं, इसलिए मुझसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ क्योंकि मुझे कंसेप्ट रिकॉल ही नहीं हो रहा था। तो ऐसे करके इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड में मैं सारी वो गलतियां जिन पे मुझे काम करना है वो मैं यहाँ मेंशन करती थी। अब इसके साथ साथ जो एक चीज आपको करनी होती है कि आपको एक प्रॉपर मिस्टेक नोटबुक रखनी है, जिसमें आप क्या कर रहे होगे ना, उस मिस्टेक नोटबुक में आप सारी मिस्टेक्स अपनी लिस्ट डाउन कर रहे होगे। तो होगा ये, क्योंकि ऐसे करके ये तो भी एक टेस्ट की शीट है बट लास्ट में आप टेस्ट को इंक्रीज कर देते हो। जैसे इसमें मेरे भी 3-4 जो टेस्ट है उनकी एनालिसिस है, तो आप एग्जाम से पहले या अपने मॉक टेस्ट से पहले सारी शीट्स को रिव्यू नहीं कर सकते हो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी आपकी मेजर मिस्टेक्स है। तो वो मैं मेजर मिस्टेक जो रिपीटेड थी ना वो मैं मेरी मॉक टेस्ट की बाद की जो मिस्टेक नोटबुक होती है उसमें लिखती थी, ताकि मुझे ध्यान रहे कि मुझे किन चीजों पे काम करना है। तो जैसे ही आप एनालिसिस कर लेते हो आपको अपनी गलतियां पता चल गई, आपको ये पता चल गया कि कौन सी ऐसी स्किल्स है जो आपकी वीक है जिसपे आपको काम करना है। उसके बाद होना ये चाहिए कि जो आपको पता है आपकी गलतियां, वो आप सॉल्विंग में ध्यान रखोगे और सॉल्विंग में इंप्रूव करोगे। जैसे जैसे आप सॉल्विंग में उस चीज को अप्लाई करोगे, ध्यान रखोगे, तब आपको एक्चुअल मॉक में प्रोग्रेस दिखेगा। ऐसा नहीं होता है कि मेरी मॉक में ये गलती हो रही है मुझे आज पता है तो मैं नेक्स्ट मॉक में इंप्रूव कर दूंगी, नहीं। वो आप डेली प्रैक्टिस करोगे सॉल्विंग के अंदर, तब जाके वो मॉक टेस्ट में इंप्रूव होती है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है ये तो हो गई खाली वाली शीट। तो अब मेरी शीट थी ये वाली, टेस्ट एनालिसिस शीट्स थी मेरी। तो अगर इसमें आप बिल्कुल, क्योंकि मैं ऐड करती जाती थी तो वो ऊपर ऐड होती रहती थी, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे ना तो वो बिल्कुल लास्ट में ये रहा,
तो ये मेरी फिल्ड शीट है जो मैंने फिल की हुई थी। तो इसमें ये 19 नवंबर की है, तो मैंने प्रॉपर लिखा है कि मेरे इतने मार्क्स आए थे, ये सारी चीजें। और एक्चुअल में इसी से ये हुआ था कि मेरे मार्क्स स्टार्टिंग में बहुत डिप करते थे, बहुत लो रहते थे, बट मुझे रीजन नहीं पता था, इसलिए मैं इसको यूज करती थी। अब मैंने यहाँ सारी लिखी है कि मेरा इनकरेक्ट क्यों था, मैंने गलत तरीके से सोचा, मेरी अप्रोच गलत थी, या कैलकुलेशन एरर हो गया, या मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों गलत हुआ, तो डाउट वाली चीजों को मैं तभी सॉल्व कर लेती थी। ऐसे ही अगर मुझे लगता था कि कोई और रीजन है, जैसे फिजिक्स का एनालिसिस है, ठीक है, अब इसके अंदर करेक्ट लिखा हुआ है, इनकरेक्ट लिखा हुआ है, अनअटेम्प्टेड लिखा हुआ है, अब इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये अनअटेम्प्टेड क्यों था, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद नहीं आया। तो ऐसे करके हर एक रीजन को मैं यहाँ पे लिखती थी। और कुछ में जहां रीजन नहीं लिखे हुए उसका ये होता था अनअटेम्प्टेड का, कि मैंने वो चैप्टर्स छोड़े हुए, मुझे मैंने किए नहीं है, मैं वो मेंस के लिए नहीं करके जा रही हूँ, ठीक है। एंड देन मैं फाइनली समरी लिखती थी कि क्या समरी होती है, ठीक है, क्वेश्चन सिलेक्शन बेटर करना है तो रिवीजन पे एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, तो ऐसे करके मैं सारी चीजों को लिखती थी। तो ये था मेरा 19 नवंबर का। उसके बाद 7 दिसंबर का, ठीक है, अब इसमें आपको स्कोर इंप्रूवमेंट दिख रही है, तो ऑब्वियसली वो तभी हुआ जब मैंने चीजों पे काम कर लिया, तो ये किया। एंड लास्ट जो दिसंबर वाला मंथ था, उसके अंदर मैंने जो मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी थी वो इंक्रीज कर दी थी, तो ये 7 दिसंबर का। उसके बाद नेक्स्ट मॉक दिया मैंने 10 दिसंबर को, ठीक है। तो इसमें भी सारी चीजें मैं लिख लेती थी कि अप्रोच गलत थी, फॉर्मूला भूल गई थी, या ऐसा था कि रिवीजन नीडेड है, तो यहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीजें मैं मेंशन करती थी। देन 17 दिसंबर का मॉक, उसके बाद 21 दिसंबर का मॉक, तो ऐसे करके मैंने सारे मॉक टेस्ट को अपने अच्छे से एनालाइज किया था, ठीक है। अब आपका काम क्या है, आपको जो ये शीट है, ये शीट आपको मिल रही होगी टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और आपको वो लिंक पिन कमेंट्स में भी मिलेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे शीट मिल रही होगी जिसको आप यूज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, तो मैं डेली अपडेट करती रहती थी, ठीक है। एंड देन आपके पास आपका काम क्या है कि हर मॉक के बाद अच्छे से चीजों को एनालाइज करना है। आपके पास प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए कि आपके क्वेश्चंस गलत क्यों हो रहे हैं, आप क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड क्यों होने दे रहे हो, क्योंकि अगर आपको रीजंस पता है तो आप अपने अच्छे से मॉक के स्कोर को इंप्रूव कर रहे हो। देखो हमेशा दो चीजों का ध्यान रखना है, मैं ऐसे कभी नहीं करती थी कि मेरा मॉक का स्कोर अच्छा आया तो मैं उसको एनालाइज नहीं कर रही हूँ, या बहुत बुरा आया तो भी एनालाइज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है, नहीं करना है ऐसे। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि मॉक टेस्ट का जो भी स्कोर होता है ना, वो एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो उस रिफ्लेक्शन को इसी तरीके से लेना है कि आपको जैसे आप मॉक का स्कोर देख रहे हो, आपको रीजन ढूंढना है, उससे डरना नहीं है, क्योंकि अगर आपको रीजन पता है कि ये मॉक का स्कोर क्यों है, अगर वो अच्छा आया तो भी उसका रीजन होगा कि आपने सॉल्विंग की स्किल पे काम किया है, आपने अपनी सिली मिस्टेक्स पे काम किया है, आपने अपने कैलकुलेशन मिस्टेक्स पे काम किया है, आपने जो जो गलतियां सीखी है, टाइम मैनेजमेंट पे काम किया है, एक्यूरेसी पे काम किया है, तो वो चीजें अच्छी की है इसलिए वो स्कोर आया। वैसे ही अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आया आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो दैट मीन्स आपने कोई गलती की होगी। तो ध्यान रखना है कि जो मॉक देते हो ना उसका रीजन पता होना चाहिए, मॉक के बाद उसका जो स्कोर आया है उस स्कोर का रीजन फाइंड करो, और जैसे आपको स्कोर का रीजन पता है ना तो आप पैनिक कम करोगे, आपको पता होगा कि अगर कम स्कोर आया तो इन गलतियों की वजह से आया, तो खुद को पॉजिटिविटी देंगे कि मुझे गलतियां पता है तो मैं इन गलतियों पे काम करूंगी एंड उनको सॉल्विंग के अंदर इंप्रूव करूंगी। एंड अगर आपने ये चीज पे काम कर लिया, अच्छे से वर्क कर लिया, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट मॉक में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। तो इसलिए मॉक के स्कोर का रीजन फाइंड करो, पैनिक नहीं करना है, एंग्जाइटी में नहीं जाना है, प्रॉपरली चीजों को एनालाइज करके उनको इंप्रूव करने पर फोकस करना है, ठीक है। तो ये शीट का लिंक मिल जाएगा आपको, इसको अच्छे से यूज करना है एंड अपने मॉक टेस्ट को और ज्यादा बेटर करते जाना है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।